हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा मी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने में, पढ़ने में, समझने में मज़ा आ रहा होगा। लेवल आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन का, किस तरह का लेवल है। हम डिस्कस कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमने अपना पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने आई थिंक जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए सब क्लियर होंगे, क्योंकि बहुत बेसिक्स क्वेश्चन थे, कोई ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं थे। तो चलिए आइए उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए। नहीं, एक सेकेंड, इसमें कुछ दिक्कत है। ये देखिए, शोन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेट लाइन L1 एंड L2। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, एंड L3। L3 कौन सी लाइन है हमारी? ये लाइन L3 है। L1 जो है वो L2 के पैरेलल है। L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L3 इंटरसेक्ट करती है L1 को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर। ये यहां L1 एंड L3 इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। चलिए, ये बात हो गई। आगे क्या कह रहे हैं? द इक्वेशन ऑफ L1 इज x प्लस वाई इज इक्वल टू के। जो L1 है उसकी इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू के, वेयर के इज अ रियल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन identify the statement below are true or false. 2x plus 2y is equal to 2k can be the equation of L2। भाई, अगर L1 और L2 पैरेलल हैं तो क्या ये पूछ रहा है कि ये जो L2 है, ये जो इक्वेशन है वो L2 की हो सकती है? चलिए चेक करते हैं। क्या क्या दी है इसने L2 की इक्वेशन? L2 की जो इक्वेशन इसने दी है भाई, वो दी है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2k। ठीक है, हम जानते हैं कि L1 और L2 पैरेलल हैं। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके रेशो क्या होते हैं? A1 और A2, B1 और B2 तो बराबर होते हैं, लेकिन C1 और C2 बराबर नहीं होते। चेक कर लेते हैं जरा। चेक करेंगे तो A1 अपॉन A2 1 अपॉन 2 आ जाएगा, और B1 अपॉन B2 चेक करूंगा तो ये भी 1 अपॉन 2 आ जाएगा, और C1 अपॉन C2 चेक करेंगे तो K अपॉन 2K हो जाएगा। K से K कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। भाई यहां तो हम ये देख रहे हैं कि L1 और L2 अगर पैरेलल हैं तो इसका रेशियो तो ये आना चाहिए कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, क्योंकि लाइंस पैरेलल है। जबकि A1 A2, B1 B2 और C1 C2 तीनों का रेशो सेम आ रहा है। अगर तीनों का रेशो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये दो जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, लेकिन इनकी इक्वेशन ये बता रही है कि रेशो बराबर है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो इक्वेशन है वो L2 की नहीं हो सकती, क्योंकि ये इक्वेशन आपको कौन सी कंडीशन बनाकर दे रही है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन की। जबकि हमें चाहिए ये इक्वेशन, तो ये हमारा हो गया फॉल्स। क्या हो गया? ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अब आगे आइए। माइनस का x प्लस का y कैन बी द इक्वेशन ऑफ कौन सी इक्वेशन होगी? L2। भाई L3 की इक्वेशन तो इसने दी है ना हमें। किसकी इक्वेशन दी है? L1 की। कैन बी द इक्वेशन ऑफ L2 ही होगा। L1 तो हमें दे दी ना उसने ऊपर। कैन बी द इक्वेशन ऑफ L2। यार ये, एक सेकंड बेटा, मैं चेक कर लूं क्या? एक सेकंड रुकना। ये बेटा L3 है ना? ये क्या है? L3। ये कह रहा है कि माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू के, क्या इक्वेशन हो सकती है L3 की? L3 हमारा कौन सा है? ये चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं। भाई हमारे पास L1 की इक्वेशन ये है,
हमारे पास L3 की इक्वेशन ये पूछ रहे हैं कि नहीं, इसको हम जरा सॉल्व करके देखते हैं कि ये इक्वेशन होती है नहीं होती है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है कौन सी, ये L1 और L3 दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो मैं इसको हटाऊंगा मेरे बच्चों, जरा इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, बहुत तेजी के साथ मुझे इसको हटाना होगा जल्दी, कम ऑन। हो गया, हो गया, चलिए इसको हटा दूं, चलिए इसको हटा दिया हमने, दोबारा लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे पास जो L1 की इक्वेशन है मेरे बच्चों, वो ये है, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू के। और L3 की जो इक्वेशन है वो क्या है, L3 की इक्वेशन है माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू के। सही है साहब, क्योंकि L1 एंड L3 इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। जब ये इंटरसेक्ट कर रही हैं मतलब ये कौन सी कंडीशन देंगी, यूनिक सॉल्यूशन की, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन की जो लाइंस होती हैं उनका ग्राफ अगर आप बनाओगे तो वो एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसका मतलब जब ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इन दोनों लाइन की जो कंडीशन है वो क्या बनेगी, यूनिक सॉल्यूशन की, यानी कि A1 A2 का रेशो B1 B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं बेटे, तो A1 अपॉन A2 जो कि है 1 और जो कि है -1, ये आ गया -1। एक हो गया B1 अपॉन B2 जो कि है 1 और अपॉन 1 जो कि आ गया 1। तो A1 अपॉन A2 -1 है और B1 अपॉन B2 1 है। इसका मतलब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, जो कि किसकी कंडीशन होती है, यूनिक सॉल्यूशन की। और यूनिक सॉल्यूशन के साथ साथ किसकी कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की, जो कि लाइन है भी इंटरसेक्ट है। इसका मतलब ये वाला जो दूसरा स्टेटमेंट है हमारा वो ट्रू है, ये वाली जो बात है हमारी वो बिल्कुल सही है, ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ना है बहुत तेजी के साथ, जल्दी। हो गया, हो गया, हो गया, चलें आगे, चलें, चलिए। shown below the pair of linear equation without finding the value of x and y prove that x minus y equal to 1। इक्वेशन लिख लेता हूं मैं जरा एक बार पहले, x प्लस 0.99y इक्वल टू 2.999 और 0.99x प्लस का y इज इक्वल टू 2.998। जब भी इस तरह की इक्वेशन आपको दिखाई दे, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू, तो आपको एक चीज क्या करनी होती है, इसको पहचानना कैसे है, जो यहाँ x का कोफिशिएंट है वही सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, जो यहाँ y का कोफिशिएंट है वही यहाँ x का कोफिशिएंट है। बस बात समझ में आ गई, x और y बराबर कोफिशिएंट, x और y बराबर कोफिशिएंट। इस तरह की इक्वेशन को एक बार ऐड करते हैं और एक बार क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। मैं कर दूंगा यहां पर पहले ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अगर ये मेरी इक्वेशन 1 और 2 है, इसको और इसको जरा ऐड करिए, 0.999 और x दोनों को ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा, जरा बताइए, जल्दी से बताइए क्या मिलेगा, 0.99x, और इसको ऐड करने पर आपको क्या मिल सकता है, बताएंगे। देखिए ये रहा आपका 0. ये हो गया आपका 1.000 है ना, और ये हो गया 0.999, तो ये हो गया 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 9, 1.999 हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये भी क्या हो गया 1.999, तो इसको मैंने लिखा 1.999x प्लस इसको भी क्या लिखा 1.999y। इसको क्या लिखेंगे, इसको बताइए क्या लिखेंगे जब दोनों ऐड होंगे, 7 19 19 5.9997, ये आ जाएगा।
एक सेकेंड, घबराना नहीं है, घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है, तभी तो बात खत्म ही हो जाएगी। एक सेकेंड रुक जाओ मेरे लाडलों, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों से 1.999 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5.997। कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। तो क्या बचा, एक्स प्लस वाई बचा 5.997, सॉरी 5+5.9997, 9 8 17 18 19, 18 19 9 2 4 5, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचा 1.999, ये आ गया। अब एक चीज बताओ मुझे जरा, 5.997 को 1.999 से डिवाइड करना जरा, पॉइंट से पॉइंट तो हट जाएगा ना, क्या बचेगा, 5,997 को 1,999 से डिवाइड करना जरा, 3 बार जाएगा, मैं बता देता हूँ देखो, 2 18 27 और 2 29 और 27 और 2 29, 3 एकम 2 और 5, कितनी टाइम चला गया, 3 टाइम्स। तो कितना आंसर आ गया है 3। मतलब एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। कितनी ही आसान इक्वेशन हमारे सामने आ गई है, जबकि कितनी खतरनाक इक्वेशन दिखाई दे रही थी सर, पता नहीं कैसे होती है। ऐसे इसको हमने सिंपलीफाई करके आपके सामने रख दिया है। इसको मैं हटा दूं, ये तो डिवीजन है यार, करके देख लेना, तो कर लोगे आप, स्मार्ट लोगो। एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन, एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो देखो 1 माइनस 0.999, तो जब इसको एक बार माइनस करोगे आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा बताओ जरा, पॉइंट, अरे यार 1.000 और 0.999 माइनस करना जरा, क्या बचेगा, एक, क्या बचेगा 9090, और ये कितना बचेगा 0.001 बचा, है ना। तो ये कितना बचा यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस दिस, तो ये आ गया 0.001x, ठीक है। और ये कितना बचेगा, ये 0.99 है, ये माइनस का, भाई मैं माइनस कर रहा हूँ ना, माइनस माइनस माइनस, जब माइनस कर रहा हूँ तो ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, यहाँ पे बचेगा माइनस का 0.001 y, और जब यहाँ से माइनस होगा तो 2.9999 और 2.9 माइनस 8 1, 9 माइनस 90, 9 माइनस 90, 2 माइनस 20, तो 0.001, ठीक है। 0.001 कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0.001, ये खत्म, इक्वेशन आ चुकी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दिस इज अवर इक्वेशन फोर्थ। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई, फोर्थ। यही हमें प्रूफ करनी थी, जो हम प्रूफ कर चुके हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये तो मेरा पहला पार्ट हो चुका है कंप्लीट, ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो गया पहला पार्ट, ठीक है। अब मैं आपको जादू दिखा देता हूं, जो हमने जादू किया है उसका आखिरी एपिसोड, कि x प्लस वाई कितना निकाल दिया यारों, 3 निकाल दिया सर जी, ये इक्वेशन थर्ड थी। और x माइनस वाई कितना निकाल दिया सर, ये निकाल दी फोर्थ इक्वेशन। दोनों को बड़ी ही प्यार से सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, x प्लस एक्स 2x होगा, 3 प्लस 1 4 होगा, कैंसिल होगा, x की वैल्यू सर जी 2 आ जाएगी। बहुत बढ़िया। अब 2 को उठा के यहाँ लगा दो, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा सर, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू सर जी 1 आ जाएगी। बताइए क्या दिक्कत आ रही है इसमें, क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है, दिक्कत अगर कोई हो तो बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, मैं पानी पी लूं जब तक, जल्दी। हो गया, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चले ना, चलो। shown below are the lines L1 and L2। ये हमारी लाइन
L1 और L2 है, ये मैं बता दूं आपको L1 है और ये जो है वो L2 है। राइट द इक्वेशन ऑफ L3, ये जो इक्वेशन है हमारे पास L3, इसकी इक्वेशन हमसे पूछ रहा है इन टू वेरिएबल सच दैट इट इंटरसेक्ट L1 एंड L2 एग्जैक्टली एट वन पॉइंट P, एग्जैक्टली वन पॉइंट एट P, शो योर वर्क। ठीक है, ये वाली जो लाइन है हमारी L1 और L2 दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ L3 इन टू वेरिएबल सच दैट इट इंटरसेक्ट L1 एंड L2 एग्जैक्टली एट वन पॉइंट P। मुझे इस लाइन L3 की इक्वेशन लिखनी है, ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लिख देंगे लिख देंगे लिख देंगे, लेकिन कैसे लिख देंगे? लिख देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अभी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं सर? तो मेरे लाडलों, सबसे पहले हमें ये करना है, सबसे पहले हमें ये करना है, कहाँ गया क्वेश्चन यार, कि कहाँ गया, ये रहा। सबसे पहले हमें ये करना है कि 2x माइनस 5y माइनस 27 और ये दो लाइन, ये जो L1 और L2 दो लाइंस हैं, इनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। आइए, तो ये तो बहुत आसान है निकालना, इनको दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 2x माइनस 5y इक्वल टू 27 और दूसरा क्या है 7x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 14। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 5 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, इसको मैं 2 नहीं, इसको मैं 2 से करता हूँ, इसको 5 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस का 14 है ये। ठीक है ना, 27 और 14 बिल्कुल सही है। ये कितना होने जा रहा है, ये 4x, ये कितना होने जा रहा है, ये 10y, ये कितना होने जा रहा है 54। ठीक है, ये कितना होने जाना है 35x, और ये माइनस का 10y, और ये 70 माइनस का। मुझे ऐसे खत्म करना है, माइनस प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल, ये माइनस का 31x बचेगा और ये 70, 120, 124 बचेगा। 124 मतलब 3 4 हाँ 4 टाइम्स चला जाएगा, यानी x की वैल्यू -4 आ जाएगी मेरे बच्चों। जब x की वैल्यू -4 आ जाएगी, मैं यहाँ लगा दूंगा, तो 2 इंटू माइनस का 4 माइनस का 5y इक्वल टू 27, ये -8 माइनस 5y 27, तो ये हो गया माइनस का 5y 27 प्लस का 8। ठीक है ना, तो 27 और 3 35 हो गया ना, तो ये हो गया आपका 35, यानी कि y की वैल्यू माइनस का 7। तो जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं -4, -7। मतलब अब ये हुआ कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो P कितना था, -4 -7। अब ये जो लाइन है वो L3 से भी इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि -4 और -7 जो पॉइंट हैं वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे। किसको? L3 को। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि L1 के जो सॉल्यूशन है वो ये हैं। जब L1 के सॉल्यूशन ये हैं और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो L3 के सॉल्यूशन भी यही होने चाहिए। तो अब आपको ऐसी इक्वेशन लिखनी है अपने पास से, अपने पास से एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसके सॉल्यूशन -4 और 7 होने वाले हैं। तो क्या करेंगे, मैं इसको लिख दूं x प्लस वाई, माइनस का 4 माइनस का 7 माइनस का 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ L3। चेक कर लो, इसके सॉल्यूशन ये आएंगे। इसके अलावा आप कुछ और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत सारी इक्वेशन लिखी जा सकती है, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि इसकी इक्वेशन भैया जी ये होगी। ठीक है ना, ये है। क्लियर है बात? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे जाएंगे।
हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए, गिवन बिलो आर टू लाइंस सच दैट L1 एंड L2 यूजिंग कंपैरिजन रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का जो कंपैरिजन रेशियो है उसको यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन L3 आपको लिखना है इन टू वेरिएबल सच दैट इट इंटरसेक्ट L1, इट इंटरसेक्ट L1 एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक L3 की इक्वेशन लिखनी है, L3 की इक्वेशन लिखनी है तो, और वो कैसी होनी चाहिए, L3 की इक्वेशन होनी चाहिए और वो जो है कैसी होनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए L1 के साथ। तो पहले मैं L1 लिख लूं। L1 मेरे पास है 2x प्लस 2y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं L3 मालूम है क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा x माइनस का y, ठीक है, और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये लिख दिया मैंने। अब अगर मैं आपको इसका रेशियो लेकर दिखाऊं, a1 अपॉन a2 कितना होगा, 2 अपॉन 1 दैट इज 2, और b1 अपॉन b2 का रेशियो लिखूं तो ये कितना होगा, 2 अपॉन -1 यानी कि -2। यानी कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो बराबर नहीं है। यानी कि ये कैसी कंडीशन हुई, इंटरसेक्टिंग लाइंस की। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, क्लियर हो गई बात, इंटरसेक्टिंग लाइंस की जो मुझसे लिखवाया था। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। उसके बाद ये भी कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L2 एंड L3। अब L2 और L3 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको चाहिए, दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं भाई। तो 3x माइनस का 3y प्लस का 3 इक्वल टू 0, और x माइनस वाई प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। भाई ये मेरी इक्वेशन है, क्लियर है बात। ओके 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 ओके। इट इंटरसेक्ट, टू लगा दो यहाँ पे बेटा, ठीक है। तो यहाँ जब 2 लगाओगे तो b1 अपॉन b2 2 अपॉन 2 आ जाएगा, 2 अपॉन -2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, -1। मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मुझे वहाँ भी देखना है ना, तो इसलिए लगाया। तो इसको यहाँ पर क्या कर लो आप, माइनस का 2y, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ सॉल्व करने के लिए ये x का कोफिशिएंट बराबर करना होगा, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। 3 जब x से होगा तो 3x माइनस का 6y और प्लस का 6 इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस, प्लस का 3x माइनस का 3x माइनस 3y प्लस 6y 3y, 3 माइनस 6 माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो 3y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू बड़ी ही आसानी के साथ आ चुकी है 1। कितनी आ गई, 1। इस 1 को मैं यहाँ पर या यहाँ पे कहीं भी डाल सकता हूँ। तो मैंने लिखा x माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मेरे लाडलों आ चुकी है -1। तो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L2 एंड L3। तो L2 और L3 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे, -1, 1। दिस इज द आंसर। स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से इसका, बहुत तेजी के साथ, फास्ट। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है, चलें आगे। चलिए, a company has a locker in which valuable documents are kept। एक कंपनी के पास एक लॉकर है जिसमें कुछ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। पासकोड जो है वो 4 डिजिट का नंबर है जो कि इस फॉर्म में है XYYX। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO and the vice president of the company have each been given 1 clue। दोनों के पास एक क्लू है। ऑन सॉल्विंग बोथ क्लूज द पास कोड opens that locker can be found। CEO's clue, when twice the ones digit is subtracted from the 10th digit the result is 1।
ये कितने डिजिट का नंबर हो गया भाई? 1 2 3 4 डिजिट का। ये कह रहा है जब आप ट्वाइस करेंगे वंस डिजिट का और सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 डिजिट में से, तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो फाइंड द पासकोड, और वीपी के पास क्या क्लू है? 3 more than the 10 digit is thrice the 1 digit. Find the passcode that open the locker, show your work. आपको ये वैल्यू निकालनी है एक्स वाई वाई एक्स की। निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, करते हैं इसको। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो वंस प्लेस पर डिजिट है वो कितनी है? एक्स है। वंस, टेंस, थाउजेंड एंड हंड्रेड एंड थाउजेंड, तो हमें तो टेंस की जरूरत है, दोनों बराबर ही है वैसे भी। और वंस प्लेस पर, और उसने जो क्लू दिया है वो वंस और टेंस का ही दिया है, तो वंस प्लेस पर और टेंस प्लेस पर जो डिजिट है वो कितनी है? वाई है। तो क्वेश्चन का पहला सीईओ का क्लू क्या है? ट्वाइस करें अगर वंस डिजिट का 2x, और सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम 10 डिजिट में से, मतलब y में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो रिजल्ट कितना मिल जाएगा? 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। भाई उसने कहा था ट्वाइस कर दीजिए आप वंस डिजिट में से, जो कि x है, ट्वाइस कर दिया। सब्ट्रैक्ट कर दिए 10 डिजिट में से, तो y 10 डिजिट थी, सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट 1। वीपी के पास क्या क्लू है? इसका क्लू हो गया 3 more than the 10th digit। 10th डिजिट पे क्या है? y। 3 more than the 10th digit is thrice the 1 digit, is thrice the 1 digit, यानी thrice मतलब 3 times the 1 digit, that is 3x। तो ये इक्वेशन बनी y minus 3x is equal to minus का 3, दिस इज इक्वेशन 2। दोनों सॉल्व करेंगे, आंसर आने वाला है आपके सामने, लॉकर का कोड हमें मिलने वाला है। तो y minus 2x is equal to 1 और y minus 3x is equal to minus का 3। कोफिशिएंट y के सेम है और साइन भी सेम है, माइनस प्लस प्लस कैंसिल, -2 + 3 x, 1 + 3 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इसको क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए पहली, पुट x इन इक्वेशन 1। तो 4 यहां डालिए जरा, तो y - 2 × 4 इज इक्वल टू 1। तो कितना हो जाएगा? y - 8 इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 9। कोड क्या था? कोड क्या था? कोड था x y y x। तो x कितना आया है? 4। y कितना आया है? 9। 4994। दिस इज द पासकोड ऑफ द लॉकर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ इसमें? नहीं सर, बिल्कुल जबरदस्त, एकदम पासकोड हमें पता चल चुका है अब लॉकर का। ठीक है, अब हम इसको खोल सकते हैं। खोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल खोल सकते हैं सर, पता चल चुका है। चलिए साहब, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, एट द बेंगलुरु मैराथन, जो कि 42 किलोमीटर का रूट है, जिसको इस तरह से डिजाइन किया गया है मैराथनर्स के लिए, जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर 21 किलोमीटर तक रन करेंगे और रिटर्न बैक करेंगे अलोंग द सेम पाथ इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब मैराथनर रनिंग अगेंस्ट द विंड, विंड के अगेंस्ट रनिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द मैराथन 2 आवर्स में कंप्लीट होगा। देन ही कवर्ड द सेकेंड हाफ रनिंग विद द विंड इन 1.5 आवर्स। Assuming that the marathoner run at constant speed and that the wind speed and direction did not change throughout the marathon। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द मैराथनर एंड द विंड। दो चीजें हैं यहाँ पर कि आप मैराथनर जिस डायरेक्शन में रन कर रहा है, विंड उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, हवा उस के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है और डायरेक्शन थ्रू आउट चेंज नहीं होगा,
और टोटल डिस्टेंस 42 किलोमीटर था, लेकिन 21 जाने के लिए है और 21 आने के लिए है। इसको थोड़ा सा हम इसको क्लियरिफाई करते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्लियर हो गया है ना क्वेश्चन। यहाँ जो मैराथनर है उसको 21 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। जैसे मान लीजिए मुझे ट्रेवल करना है 21 किलोमीटर का डिस्टेंस। अभी मेरी जो स्पीड है, नॉर्मल स्पीड मेरी जो भी है x मान लेते हैं, और जो हवा चल रही है उसकी स्पीड को y मान लेते हैं। मैं जो 21 किलोमीटर चलूंगा मैं हवा के डायरेक्शन के साथ चलूंगा, और 21 किलोमीटर चलूंगा तो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में चलूंगा। हवा इधर चल रही है, मैं हवा के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूं। तो ये क्वेश्चन यही दो बातें कह रहा है कि अगर अगेंस्ट द विंड चलते हैं आप तो मैराथनर को 2 घंटे लगेंगे, और अगर विद द विंड चलेंगे तो आपको 1.5 घंटा लगेगा। तो आपको ये बताना है कि मैराथनर की और विंड की स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पर मुझे मेरे बच्चों बदलने पड़ेगा स्लाइड को, मैं यहाँ कर देता हूँ ये। तो यहाँ पर आप देखिए, लेट द स्पीड ऑफ मैराथनर इन स्टिल एयर, मतलब स्टिल मतलब अब हवा का कोई इफेक्ट नहीं है इस वक्त में, सिर्फ मैराथनर की स्पीड है जिसको मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। और लेट द स्पीड ऑफ विंड, जो हवा चल रही है उसकी स्पीड जो है वो मैंने मान ली है y किलोमीटर पर आवर। तो अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूं क्या? क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है कि भाई मुझे स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम लेना है। अब आप एक चीज बताइए, मैराथनर अगर हवा के स्पीड ऑफ मैराथनर अगेंस्ट दी अगेंस्ट दी विंड, अगर मैं हूं जैसे या आप हैं, अगर हवा चल रही है और हवा के डायरेक्शन ये है और आप हवा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो क्या आपकी वही स्पीड होगी जब स्टिल विंड में है आपकी स्पीड है? नो, आपकी हवा आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हवा आपको ढकेलेगी पीछे की तरफ, आप इधर जाना चाहोगे वो अपनी तरफ लेकर जाना चाहेगी आपको। तो ऑब्वियस है, आप कभी देखोगे जब आंधी चल रही होती है और जब हम चलने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमसे चला नहीं जाता, हमें जो हवा है वो पीछे की तरफ ढकेलती है अपने फोर्स से। तो जाहिर है जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, हवा के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, हवा इधर है हम इधर जाना चाहते हैं, तो हमारी स्पीड कम होगी। तो कितनी कम हो जाएगी? जितनी हमारी स्पीड है, स्पीड ऑफ विंड उतनी हमें कम कर देगी अपनी स्पीड से। मतलब मान लो अगर मैं 10 की स्पीड से चल रहा हूं और हवा 2 की स्पीड से चल रही है, तो अब मेरी स्पीड 10 नहीं रहेगी, अब मेरी स्पीड 8 रह जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये कब होगी? जब आप अगेंस्ट द विंड चल रहे हैं। स्पीड ऑफ मैराथनर विद द विंड, अब जहां हवा चल रही है आप उधर ही चल रहे हो, आप उसके साथ चल रहे हो, तो हवा आपकी स्पीड को और बढ़ा देगी, आप और ज्यादा तेज भागने लगोगे। कितना भागने लगोगे? जितनी स्पीड से हवा चल रही थी। आप x से चल रहे हो, हवा y से चल रही है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब ये हो गया हमारे क्वेश्चन की इतनी बात, जो कि मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी। होगी? बहुत बढ़िया। चलिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड जब हम अगेंस्ट द विंड चल रहे हैं, मैं इसको केस 1 कह देता हूं। तो अगेंस्ट द विंड स्पीड x माइनस वाई, डिस्टेंस अभी भी 21 है, लेकिन टाइम कितना लग रहा था अगेंस्ट द विंड में? रनिंग अगेंस्ट द विंड कवर विद द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैराथन इन 2 आवर्स। कितना लगा भाई? 2 आवर्स। तो 21 अपॉन 2, यानी कि x माइनस वाई
21/2 रहने दूं, चलो इक्वेशन 1 कह दो इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब केस 2, केस 2 क्या कहता है? केस 2 ये कहता है कि आप हवा के साथ चल रहे हो, डिस्टेंस आपका अभी भी इतना है, लेकिन जो आपका अब टाइम है वो 1.5 घंटा है। आप यहाँ से इसको हटा दो, ये कर दो, तो यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, 10 और ये 22, यानी कि 22/3 हो जाएगा मेरे बच्चों। दिस इज इक्वेशन 2। अब मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखो यहाँ पर ये माइनस का y प्लस का y कैंसिल, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। इधर क्या है? 21/2 है, इधर क्या है? 22/3 है। तो ये तो एलसीएम आ गया 6, 2 3 और ये 3 और ये 6 प्लस 3 2 और ये आ गया 44, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 10 और ये हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 107/6 को छूटा तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, चेक कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कोई मिस्टेक हुई है, सही है, सारी चीज़ें सही है ना। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ सॉल्व, तो ये हो गया मेरा 2x 107/6, तो x इज इक्वल टू 107/12, तो कितना आ जाएगा ये भाई? x प्लस एक्स 2x हो गया, 21/2, 210, 5 3 15 22, 22/3, एलसीएम 2 3 का ये हो गया इतना, 6 और 3 36 63 और ये 3 2 44, 3 और 4 7, 6 और 4 10। ठीक है, तो 108, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 96 400 और 11 11 8.9 किलोमीटर पर आवर आ रही है मेरे हिसाब से x की वैल्यू। और x को अगर मैं उठा के यहाँ रखता हूँ y की जगह पर, एक बार मैं चेक कर लूँ इसका आंसर, एक बार यार मैं चेक कर लूँ, मुझे थोड़ा इसमें पता नहीं क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं ये आंसर गलत ना हो जाए, आंसर चेक करना पड़ेगा लाडलू। कौन सा क्वेश्चन था? जो भी क्वेश्चन है यहाँ मिल जाएगा वो तो। ये नहीं है 40, नहीं तो देखना मैराथनर, यही है यही है यही है, सही है भाई, इक्वेशन सही बनाई है। m माइनस डब्ल्यू 21/2, m प्लस डब्ल्यू 21/1.5, तो m की वैल्यू, मैराथनर की वैल्यू जो आ रही है वो 49/4 आ रही है, 12.25 आ रही है। देखो मैं कह रहा था ना कहीं कुछ छूटा है, कहीं पे कुछ छूटा है, छूटा है ना, देखो चलो कोई नहीं, देख लेंगे कहाँ पे छूट रही है, कोई वैल्यू आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स प्लस वाई, एक सेकेंड, एम प्लस डब्ल्यू 21/1.5, ओके, सही किया है, सब कुछ सही है। गलती कहाँ है? एक्स माइनस वाई इतना, एक्स प्लस वाई 1.5, 210, इसमें कहीं मिस्टेक है क्या? 5 15 5 10, ये गलत हो गया ना, यही गलत हुआ है, तो 20 42 42 और ये आना चाहिए ना, ये तो ये आ जाएगा 14, 14 आ जाएगा, यहाँ मिस्टेक है बेटा यहाँ। हम्म, ये तो 2x ही रहेगा, ये गलत हो गया था, ये वाला पार्ट गलत हो गया था, तो ये था हमारा 14, इक्वेशन 2।
तो 14 में हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, तो 21/2 प्लस 14 यानी कि 28, 29, 39, 49, 49/2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, मतलब ये वैल्यू जो आई हमारी निकल के वो आ गई 24.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक्स हमारा 24.5 आ गया। चलिए सर अब दूसरा और निकाल देते हैं, एक्स को उठा के यहाँ रख देंगे, 24.5 माइनस का y, और ये हो जाएगा हमारा 10.5, तो y आने वाला है माइनस वाई इज इक्वल टू 10.5 माइनस का 24.5, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 24 और 10 14 माइनस का, तो y इज इक्वल टू आ जाएगी हमारे पास, जो स्पीड है विंड की वो चल रही है 14 किलोमीटर पर आवर से। तो ये है हमारा आंसर 14, और जो हमारा मैराथनर है वो दौड़ रहा है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों, फिर आगे जाएंगे जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी तेजी से, हो गया। चलिए नेक्स्ट, a new intra-city transportation startup has employed both taxis and auto rickshaws। जो नाइट फेयर है टैक्सी का वो 9 रुपीज है पहले हाफ किलोमीटर के लिए, और 15 रुपीज पर किलोमीटर के लिए है। देयर आफ्टर वाइल द नाइट फेयर फॉर एन ऑटो रिक्शा इज ₹20 फॉर द फर्स्ट 1 किलोमीटर, है ना, एंड 13 पर किलोमीटर देयर आफ्टर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, आपसे पूछ रहा है एक्सप्रेस द नाइट फेयर स्ट्रक्चर फॉर द टैक्सीज एंड ऑटो रिक्शा इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर वाला फर्स्ट हाफ किलोमीटर फिक्स है 9 रुपीज, और नीचे वाला जो ऑटो रिक्शा में वाला है बंदा, वो नाइट के जो फेयर ले रहा है 20 रुपए ले रहा है पहले 1 किलोमीटर के लिए। अब भाई कैसे इसको फिक्स करें हम, इसकी इक्वेशन हमें बनानी है, एफ एज द फेयर इन रुपीज एंड डी एज द डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर। बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस हमें यहाँ फर्स्ट हाफ किलोमीटर को फिक्स करना है, और उसको फिक्स करना है जो यहाँ पर हमारा जो पहले आधे किलोमीटर के लिए जो डिस्टेंस ले रहा है टैक्सी वो 9 रुपए ले रहा है, और जो पहले किलोमीटर के लिए ऑटो रिक्शा ले रहा है 1 किलोमीटर के लिए वो कितने ले रहा है, 20 रुपये। बस इन दोनों को रिलेट करना है, आइए चलिए रिलेट करते हैं जल्दी से, है ना। चलिए चलिए चलिए, तो चलिए भाई पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर टैक्सी की, जो कि पहले टैक्सी यहाँ पे ने दी है। टैक्सी फेयर को कहा है हमसे सर जी ने कि एफ ले लो, ठीक है ले लेते। तो जो हम फेयर लेने वाले हैं वो कितना लेंगे भाई, हम जो फेयर लेंगे हम वो फेयर इस तरह से लेंगे कि टैक्सी जो ले रही है कहाँ गया, टैक्सी जो ले रही है वो 9 रुपये लेती है फर्स्ट हाफ किलोमीटर के लिए, ठीक है, और 15 पर किलोमीटर लेती है। तो 1 किलोमीटर को मैंने डी मान लिया है, जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसके हिसाब से 15 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, उसको जो है 15 पर किलोमीटर देने हैं, तो डिस्टेंस जितना किलो कवर करेगा तो कितना आ जाएगा 15 डी हो जाएगा, प्लस उसको और क्या देना है, पहले आधे किलोमीटर के लिए उसको कितना पैसा देना है, पहले आधे किलोमीटर के लिए उसको 0.5 वाली चीज देनी है। तो 0.5 हम कैसे निकालेंगे, मतलब उसको कैसे रिलेट करेंगे जो हमारा टैक्सी वाला फेयर है। तो यहाँ पर कोई इतनी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर वो ये कह रहा है कि 9 रुपीज फर्स्ट हाफ किलोमीटर के लिए लेना है, तो 9 रुपीज लेगा ना, ये गलत हो गया, ये 9 रुपीज पहले हाफ किलोमीटर के लिए लेगा, बाकी 15 रुपये लेगा जितना भी डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन भाई आप 9 रुपये तो ले चुके हो भाई। मैं बैठा टैक्सी में, मैं जैसे ही बैठा मैं 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर चला मैं मान लीजिए, तो आपने मुझसे पहले हाफ किलोमीटर के 9 रुपये ले लिए, कितने ले लिए 9 रुपीज, जो कि मैंने दे दिए यहाँ पर, सही है।
अब मैं आपको पर किलोमीटर के हिसाब से कितने पैसे दूंगा भाई, 15 रुपए 1 किलोमीटर के हो गए, और मैं 0.5 के पहले ही दे चुका हूं, तो टोटल डिस्टेंस में से मैं 0.5 को हटा दूंगा। मतलब मान लो मैं 50 किलोमीटर चला, तो 50 किलोमीटर में से मैं आधे किलोमीटर के पैसे आपको कितने दूंगा, मैं 50 किलोमीटर में से आधे 50 किलोमीटर के डिस्टेंस के में से आधा किलोमीटर में हटाऊंगा। क्यों हटाऊंगा सर, क्योंकि उस आधे किलोमीटर का डिस्टेंस के मुझे आपको 9 रुपये देने, जो कि मैं पे कर चुका हूं। तो यहां पर सेम कंडीशन ये है कि 9 रुपये दे दिए प्लस 15, मैं डिस्टेंस डी चला तो मैं 15 इंटू डी नहीं दूंगा, मैं 15 इंटू डी माइनस 0.5 दूंगा, क्योंकि इसके पैसे में 9 रुपये दे चुका हूं आपको। समझ गए? जैसे 10 किलोमीटर चला तो आप कहेंगे भाई 10 किलोमीटर के हिसाब से 15 रुपए पर किलोमीटर से 150 रुपए होंगे। मैं कहूंगा भाई क्यों, आपने तो मुझसे आधे किलोमीटर के 9 रुपए मांगे थे। तो फिर 10 किलोमीटर में से 0.5 माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो 10 माइनस 0.5 यानी 9.5 इंटू 15 करूंगा और प्लस 9 रुपीज दे दूंगा, जो कि मैं यहां पर कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया सर, समझ में आ चुका है। अब 9 प्लस ये हो गया 15D और माइनस का 15 इंटू 0.5, पॉइंट हटाओ 10 कर दो, तो एफ फेयर 9 प्लस 15D माइनस का 5 3 और ये 5 2, 3 5 15, 15/2, ठीक है। तो फेयर कितना आ गया टैक्सी के लिए 7.5, 9 और 7, या इधर लिया इसको 18 और 5 23 और 10 33, 33/2 प्लस का 15D। दिस इज अवर इक्वेशन 1, जो कि फेयर है टैक्सी का। अब किसकी बात करूंगा भाई मैं, ऑटो रिक्शा की। ऑटो रिक्शा, इसके फेयर को हमने एफ लिया भाई, ये 20 रुपए ले रहा है पहले किलोमीटर के लिए, तो 20 प्लस और बाकी 13 पर किलोमीटर ले रहा है, तो इसको 13, इसको 13, जितना डिस्टेंस कवर करेगा एक माइनस कर देंगे, d माइनस 1। तो f इज इक्वल टू 20 प्लस 13d माइनस का 13, तो f इज इक्वल टू 13d, 13 20 माइनस 13 प्लस का 7, दिस इज इक्वेशन 2। ये हो गया हमारा फेयर। पहला पार्ट हो चुका है। एट व्हाट डिस्टेंस इज द नाइट फेयर फॉर अ टैक्सी एंड एन ऑटो रिक्शा इक्वल, कितना डिस्टेंस पर जो नाइट फेयर है टैक्सी का और ऑटो रिक्शा का वो बराबर हो जाएगा। नाइट फेयर टैक्सी का और ऑटो रिक्शा का बराबर हो जाएगा कितने डिस्टेंस पर, ये आपसे पूछ रहा है भाई। भाई बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता दिया जाएगा बहुत ही आसानी के साथ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो यार इसका, मैं इसको हटाऊंगा, जल्दी लो, जल्दी, कम ऑन। आया 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 आया, जल्दी 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 जल्दी, हो गया हो गया हो गया हो गया। ये 3/2 कर लो बेटा, गलत हो गया है ना, 18 माइनस 15 3/2 होगा, है ना, ये हो गया। हटा दें इसको, हटा दें इसको, चलो मैं इसको दूसरे पेज पे ले लेता हूँ, इसको दूसरे पे ले लेते हैं यार, फिर उसको बार बार मुझे देखना पड़ेगा। टैक्सी का फेयर और ऑटो का फेयर, टैक्सी का फेयर कितना था 3/2 प्लस 15D, ओके 3/2 प्लस का 15D इज इक्वल टू, ये कितना था ऑटो रिक्शा का 13D प्लस 7, तो ये 13D प्लस का 7, D को D के पास ले आओ, 15D माइनस 13D, ये 7 इसको इधर ले जाओ, माइनस का 3/2, 15 माइनस 13 2D, 14 माइनस 3 कितना बचेगा
11 11/2, तो कितना हो गया 11/2। तो d इज इक्वल टू 11/4 करिए ना, तो d इज इक्वल टू 8 और 3 बचेगा 7.5, यानी कि 2.75 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए जो टैक्सी का फेयर होगा और जो ऑटो का फेयर होगा वो मेरे बच्चों बराबर होगा। टैक्सी फेयर और ऑटो फेयर अगर इतना डिस्टेंस आप कवर करते हो तो चाहे आप टैक्सी में बैठो चाहे आप ऑटो रिक्शा में बैठो आपको बराबर के पैसे देने पड़ेंगे। स्क्रीनशॉट लो, वो पहले वाला तो ले लिया था, जल्दी से तेजी से फास्ट। हो गया हो गया हो गया हो गया, जल्दी 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 जल्दी। इसका और लेंगे, ये एक क्वेश्चन और है हमारे पास। मैच द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन कॉलम 1 with their corresponding criteria column 2 and consequences in column 3। तो कॉलम 1 में और कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों को आपको यहां पर मैच करना है बेसिकली। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, और कॉलम 2 में ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है ना, और ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो ये जो है हमारा, ये तो मेरा यहाँ इसकी तरफ आएगा, ठीक है, ये इसकी तरफ आ जाएगा, और ये किसकी कंडीशन है, ये इसकी कंडीशन है, ठीक है, ये किसकी कंडीशन है, ये इसकी कंडीशन है। और यहाँ आप अगर देख रहे हो तो ये दोनों ही लाइन कैसी हो गई हैं, कोइंसाइड कर गई हैं। जब कोइंसाइड कर गई हैं तो ये इधर चली जाएंगी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की तरफ। तो इसको आपको सिर्फ इसमें ये बताना था कि कैसे आपका ये कॉलम किसका कहां पर मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन, अरविंद ओन्स अ डेयरी फ्रूट स्टोर। अरविंद एक ड्राई फ्रूट स्टोर को ओन करता है, वो सेल करता है कैश्यू नट्स 600 पर केजी और पिस्ताशियो नट्स एट ₹750 पर केजी, ठीक है। एक कस्टमर आता है, मिक्सचर लेता है कैश्यू नट्स का और पिस्ताशियो नट्स का विद द फॉलोइंग कंडीशन, बोथ द आइटम शुड टुगेदर वे 500 ग्राम। दोनों आइटम पिस्ताशियो और कैश्यू का जो क्या बोलते हैं हमारा, जो दोनों आइटम मिलाकर वो ले रहा है काजू और पिस्ता, दोनों का जो वेट है वो 500 ग्राम होना चाहिए, दैट इज आधा किलो। बोथ द आइटम शुड टुगेदर कॉस्ट ₹360। दोनों आइटम की जो कॉस्ट है वो कितनी होनी चाहिए, ₹360, ठीक है। एक इसकी ये दो कंडीशन है, अरविंद ने पैक की x kg कैशू y kg पिस्ताशियो, मतलब x किलोग्राम काजू और y किलोग्राम पिस्ता, ये इसने क्या किया, पैक किया फॉर द कस्टमर। फ्रेम द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द गिवन कॉन्टेक्स्ट। अगर हम ये कह रहे हैं कि x बिलोंग कर रहा है हमारा किसके लिए, हमने x किसको ले लिया है, काजू को, और y किसको ले लिया है, पिस्ता को। तो काजू और पिस्ता मिलाकर उसने कितने ग्राम लिया है, 500 ग्राम। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो x प्लस y इज इक्वल टू 500 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइड कर दूंगा 1000 से, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.5। मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 0.5, दिस इज इक्वेशन 1। ये इक्वेशन पहली हो गई, पहली कंडीशन के हिसाब से। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। अब ये कह रहे हैं फाइंड द वेट ऑफ कैशू नट्स एंड पिस्ताशियो नट्स, मतलब काजू का वेट क्या होगा इसमें और पिस्ता का वेट क्या होगा जो अरविंद ने पैक किया है फॉर द कस्टमर। और दोनों आइटम की जो टोटल कॉस्ट थी वो कितनी थी, 360। x kg अगर काजू है और 1 किलोग्राम काजू की प्राइस क्या है 600, तो क्या बनेगा 600x प्लस 750y
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 रुपीज। यही तो आएगा, यही तो आएगा। ठीक है, तो यहां से दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। दूसरी इक्वेशन, काजू 600 पर केजी और 1 केजी काजू की प्राइस x केजी, मतलब एक केजी काजू की जो प्राइस है वो x रुपीज है ना। तो ये हो गया 600x प्लस कितना दूसरा 750y इज इक्वल टू 360। देखो जीरो से जीरो जीरो ये खत्म है ना, क्या बचा यहाँ, क्या बचा 60x बचा और प्लस का 75y बचा और इज इक्वल टू 36 बचा। अभी भी एक इक्वेशन डिवाइड हो जाएगी, किससे डिवाइड हो सकती है 3 से हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा 20x 25y और ये 12। दिस इज इक्वेशन 2। अब नहीं होगी डिवाइड। पहली इक्वेशन ये थी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0.5। दिस इज इक्वेशन 1। अब मुझे इसको एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने से बेहतर ये है कि मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं। तो x की वैल्यू मैं रख दूं यहाँ 0.5 माइनस का y। दिस इज इक्वेशन 3। इसको उठा के मैं रख देता हूँ इक्वेशन 2 में। दूसरा पेज ले लें क्या, दूसरा पेज ले लें, 25 20 25 12। ठीक है, तो 20x प्लस 25y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 2 थी। और एक इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 0.5 माइनस का y, ये इक्वेशन 3 थी। और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0.5, ये इक्वेशन 1 थी। हमने यहाँ से इक्वेशन निकाली ये वैल्यू x की और यहाँ डाल रहे हैं। तो 20 इंटू एक्स की जगह ये 0.5 माइनस का y प्लस 25y इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया 10, ये हो गया माइनस का 20y और ये 25y और ये 12। तो ये हो गया 10 प्लस का 5y और इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो 5y इज इक्वल टू 12 माइनस 10 2। y इज इक्वल टू 2/5, ये कैंसिल, कितना आ गया 0.4। कितना आ गया 0.4। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 0.4। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पर, y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। x इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.4 यानी के 0.1। इसका मतलब ये हुआ कि 400 ग्राम तो उसने, जो हमने y को लिया था पिस्ता वो लिए, और 10 ग्राम उसने काजू लिए। तो ये था हमारा जो हमें निकालना था कि उसने काजू की क्वांटिटी क्या ली और पिस्ता की क्वांटिटी क्या ली। हमने देखा था कि x जो था वो हमारी काजू की क्वांटिटी थी और y जो था वो हमारा पिस्ता की क्वांटिटी थी। तो ये केजी में आया है, कितना है केजी में आंसर आया है। ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 100 ग्राम और ये आ जाएगा 400 ग्राम। समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और अभी मैं पीछे करता हूँ, उसका भी ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी से लीजिए, हो गया इसका। अब इसका और ले लो बेटा जल्दी से। चले आगे। अब is the pair of linear equation x is equal to p and y is equal to q consistent? Justify your answer. p and q are constant. ठीक है, कंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है? कंसिस्टेंट की दो कंडीशन है। अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आता है b1 अपॉन b2 के, यानी यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब आपको सॉल्यूशन मिलेगा, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये जो कंडीशन होती है ये किसकी कंडीशन होती है? ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं जो हमें इक्वेशन दे देती हैं, जो हमें सॉल्यूशन दे देती हैं।
ये कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाती है जब ये कंडीशन मिलती है आपको। और कंसिस्टेंट कहाँ मिलता है? और दूसरा कंसिस्टेंट हमें यहाँ मिलता है कि अगर a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 ये तीनों बराबर आ जाएं, ये कंडीशन किसकी होती है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की। और ग्राफ कैसा होता है इसका? कोइंसिडेंट लाइन। तो इस केस में भी इक्वेशन कैसी होती है? कंसिस्टेंट होती है। तो जब भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जब भी सॉल्यूशन मिलेगा, इक्वेशन क्या होंगी? कंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट सर कहाँ होती है वो भी बता दीजिए। तो इनकंसिस्टेंट के लिए अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, यानी कि लाइंस पैरेलल हैं, अगर लाइंस कैसी हैं? पैरेलल्स हैं, तो इक्वेशन कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट। कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट होंगी। समझ में आ गई है बात? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको हटाऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। जल्दी से लीजिए। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलें आगे। चलिए, मैं इसको हटा रहा हूं। इक्वेशन x इज इक्वल टू पी, मतलब x माइनस पी इज इक्वल टू 0। दूसरी y इज इक्वल टू की, ये इक्वेशन 1 है। ये y इज इक्वल टू क्यू, मतलब y माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। a1/a2 निकालिए। a1/a2। अब इसको छोड़ दो, चलो इसको हटा दो, इसको हटा दो। मैं ग्राफ से बता देता हूं आप। ये हो गया हमारा ग्राफ। x इज इक्वल टू पी कहाँ पर होगा? मैं मान लेता हूँ x, p की वैल्यू यहाँ है, यहाँ पर कहीं p है, और यहाँ पर कभी कहीं पे क्या है, और यहाँ पे कहीं पे क्या है? q। ये p है और ये क्या है? q है। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि x इज इक्वल टू पी की लाइन ड्रॉ कर दीजिए, क्या आप ऐसे ड्रॉ नहीं करोगे? और आपसे कहूँ y इज इक्वल टू क्यू की लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो आप डी ड्रॉ कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? x इज इक्वल टू पी और y इज इक्वल टू क्यू की ये लाइन होगी। तो अब ये लाइन जो दिख रही है आपको, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पर। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पर। मतलब क्या हुआ कि जो इसके सॉल्यूशन है वो क्या होंगे? P और Q। ये इसके सॉल्यूशन है। तो जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये क्या कहलाता है हमारा? यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? यूनिक सॉल्यूशन। और मैंने क्या लिखवाया कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो इक्वेशन कैसी होंगी? कंसिस्टेंट। कैसी होंगी? कंसिस्टेंट। समझ में आ गई है बात, या कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ हो रही है? नहीं है ना? बिल्कुल समझ में आ गया है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी कंडीशन, किसकी? किसकी कंडीशन थी हमारी? कंसिस्टेंट की। अब आप इसको वहां से करने जाओगे ना, देखो इसीलिए इसीलिए कहते हैं कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर ग्राफ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता, आप उधर से जाते तो आप कंफ्यूज हो जाते कि ये क्या है, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये तो यार 1/0 नॉट डिफाइन हो रहा है। इसीलिए इस तरह के केस में आप क्या करोगे? सॉरी, ग्राफ बनाकर देख लोगे, तो यहां से जब आप ग्राफ बना लोगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, क्या लाइन पैरेलल्स है, क्या लाइन कोइंसाइड कर रही है। तो फिर वहां से बात क्लियर हो जाएगी, और जैसा कि आंसर आ गया, आंसर मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे जल्दी से। फास्ट हो गया, चले आगे। The four-wheeler parking fees at a metro station
इज चार्ज्ड इन 2 पार्ट्स। 4 व्हीलर की जो पार्किंग है एक मेट्रो स्टेशन पे, वो 2 पार्ट्स में उसके चार्ज हैं। एक तो उसका फिक्स चार्ज है और एक चार्ज है 2 घंटे के लिए तो फिक्स है। उसके बाद जो चार्ज है वो क्या है, पर आवर का चार्ज है। मतलब मान लीजिए कि आप मेट्रो स्टेशन पे गए, आपने अपनी गाड़ी खड़ी की, 2 घंटे पर आपसे जो भी पैसे लेगा वो फिक्स होंगे, 10 20 50 100 जो भी ले रहा है वो फिक्स है। जैसे ही 2 घंटे से ज्यादा बढ़ेगा वो आपसे पर आवर का चार्ज लेगा। तो यहाँ पर जो फिक्स चार्ज है 2 घंटे तक का, अप टू 2 आवर्स का, वो एक्स मान लिया है इन्होंने, हमसे कहा है एक्स लो। और जो पर आवर का चार्ज है उसके लिए कहा है कि वाई ले लो। मुरली पार्क करता है अपनी कार को 6 घंटे के लिए और 110 रुपये देता है। अपर्णा पार्क करती है अपनी कार को 13 घंटे के लिए और 250 रुपये देता है। आपसे कह रहा है कि फ्रेम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द कॉन्टेक्स्ट एंड फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द सब्सिक्वेंट चार्ज पर आवर। अब आपसे ये कह रहा है कि आप इसका जो है वो लीनियर इक्वेशन बनाकर दिखाइए और ये भी दिखाइए कि इसका फिक्स चार्ज की वैल्यू क्या होगी और पर किलोमीटर चार्ज की वैल्यू क्या होगी। जबकि इसने फिक्स चार्ज को क्या लिया है x और पर आवर चार्ज को क्या लिया है y। पर किलोमीटर बोल गया मैं, सॉरी। ठीक है, चलिए कर देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं आ रही है। भाई मुरली किधर है मेरे बच्चे, मुरली। मुरली जो है 6 घंटे के लिए गाड़ी को पार करता है, 110 रुपया देता है। तो पहले 2 घंटे के लिए मुरली ने, पहले 2 घंटे के लिए मुरली ने कितने पैसे दे दिए होंगे, एक्स रुपीज तो ये तो दे दिए, प्लस अब मुरली ने खड़ा किया था गाड़ी को अपनी 6 घंटे के लिए, 2 घंटे के एक्स रुपीज दे चुका है। लेकिन अब उसने कितने घंटे के पैसे दिए होंगे, 4 घंटे के। 1 घंटे के क्या पैसे देता है, वाई रुपीज। 4 के कितने देगा, 4y। तो इसलिए ये हो जाएगा x प्लस 4y। और मुरली ने कितने पैसे दिए थे, 110। दिस इज अवर इक्वेशन 1। उसके बाद करते हैं अपर्णा की। अपर्णा ने 13 घंटे के लिए गाड़ी की खड़ी की और 250 रुपये दिए। तो 13 में से जो 2 घंटे थे वो फिक्स थे, उसका अमाउंट फिक्स था। तो पहले 2 घंटे के लिए उसने एक्स रुपीस दिए होंगे, बाकी 11 घंटे के लिए 1 घंटे के वाई रुपीस, 11 घंटे के 11y, टोटल अमाउंट 250। दो इक्वेशन हमारे सामने आ चुकी हैं। इसको एलिमिनेट करेंगे, बहुत आसान है एलिमिनेट करना। माइनस 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 कैंसिल, प्लस का 4 माइनस का 11 माइनस का 7y। 110 और 250 कितना बचेगा, 140 माइनस का, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो y आ गया 20 रुपीज। द वैल्यू ऑफ y इज 20 कह दीजिए, रुपीज मत कहिए अभी। वैल्यू ऑफ y इज 20। अब आ जाइए y की वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। पुट y इन इक्वेशन 1। तो जब 1 में रखेंगे तो x प्लस 4 इंटू 20, ठीक है, इज इक्वल टू 110। तो x प्लस 80 इज इक्वल टू 110। x इज इक्वल टू 110 माइनस 80, x इज इक्वल टू 30। मतलब क्या हुआ कि जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज जो है वो तो 30 रुपीज है और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो कितना है, 20 रुपीज। तो ये हमें निकालना था, जो कि हमने निकाल कर सामने रख दिया है। समझ में आ गया होगा आई थिंक, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है, अमीश पार्क्ड हिज कार एट द स्टेशन फ्रॉम 8 AM टू 3 PM। अमीश ने 8 बजे के, सुबह के 8 बजे से दोपहर को 3 बजे तक गाड़ी खड़ी की, तो उसको कितना पेमेंट देना पड़ेगा। तो भाई 8 से 3 घंटे, 8 से 3 बजे तक कितना टाइम हो गया, 4 और 3 7 घंटे हो गए। अमीश ने कितने घंटे के लिए पार की, अमीश पार्क्ड हिज कार फॉर 7 आवर्स। पहले 2 घंटे के लिए एक्स रुपीज दे दिए होंगे, बाकी 5 घंटे के 5y। एक्स की वैल्यू 30 रुपया, 5y की वैल्यू 20 रुपया, 30, 20 इंटू 500, कितने पैसे दिए होंगे उसने,
130 रुपये दिए होंगे सुबह 8 से 3 बजे तक गाड़ी खड़ी करने के लिए, पार्क करने के लिए। क्लियर है? दोनों पार्ट्स क्लियर हैं? चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर हम जल्दी से। हो गया? चलिए ये देखिए, गिवन बिलो इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है इसके x और y। ठीक है, गरिमा रिड्यूस करती है इसको लीनियर इक्वेशन में और शो करती है हर अपने स्टेप्स। ठीक है, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 3a + 7b = 12। हाउएवर शी हैज मेड अ मिस्टेक इन वन स्टेप। उसने एक मिस्टेक की है एक स्टेप में। आइडेंटिफाई द एरर एरनियस स्टेप एंड कंप्लीट द सॉल्यूशन। पहले आपको जो उसने एरनियस स्टेप यहाँ पर दिया है, जहां पे उसने जिस स्टेप में एरर की है उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर इसके सॉल्यूशन को कंप्लीट करना है। ठीक है भाई, इक्वेशन ये है x + y 7x - y। सही है, x + y x - y, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे पे आते हैं 3/x + y, 3/x + y और प्लस 7/x - y = 12। ये स्टेप 2 में कर दिया है उसने। कैसे कर दिया है भाई? भाई ये वाले पार्ट को अगर मैं पूरे के नीचे रखूंगा तो x + y से x + y कैंसिल होगा, नीचे आ जाएगा 3/x - y। कितना आएगा? 3/x - y। यही वाला जो स्टेप है वो रॉन्ग है। यही स्टेप से हम सही करते हैं। देखो कैसे होगा, देखो यहां से मैं इसको हटा देता हूँ अब। तो ये स्टेप था मेरा, क्या था? 3x + y। ठीक है, इस 3x + y के नीचे डिनोमिनेटर दोनों आ जाएंगे। कौन कौन आ जाएंगे? एक x + y आ जाएगा, एक x - y आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस 7x - y। इसके नीचे भी ये दोनों डिनोमिनेटर की वैल्यू रख देंगे। क्या है? x + y है और x - y है। देखो x + y से x + y कैंसिल, x - y से x - y कैंसिल। क्या बचा? 3 बचा, x - y बचा, प्लस 7 बचा, x + y बचा और इधर 12 है। और यहाँ क्या चल रहा है? 12। तो ये हमारा सही स्टेप है। उसने लिखा है x + y, तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी, इसने ये सही किया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम ये करेंगे कि लेट करेंगे, लेट 1/x - y को a ले लेंगे और 1/x + y को b ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 3a और प्लस का 7b और इज इक्वल टू 12। ये आ गया 3a + 7b = 12। ये आ गया निकल के, है ना? एक और इक्वेशन चाहिए ना मुझे इसकी यार। इक्वेशन तो है नहीं, यही है। नहीं छोड़ेंगे इसको, फिर सॉल्यूशन कहाँ निकलेंगे इसके? भाई इक्वेशन निकालने के लिए मुझे एक और इक्वेशन चाहिए थी यहाँ पर, जो कि यहाँ पे दी नहीं है, इसीलिए यही है इसका आंसर। ठीक है ना? चलिए स्क्रीनशॉट मारिए इसका। पहले हुआ करता था ये हमारा रिड्यूसिबल वाला, रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये वही है। हम ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? लीनियर में। देखो कर दिया, 3a 7b 12 लीनियर है ना। a की और b की पावर कैसी है? पॉजिटिव। चलिए स्क्रीनशॉट लें, आगे जाएंगे। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलिए, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। The total cost of Snowden ice cream parlor is divided into fixed cost, एक fixed cost है और एक variable cost है y। Fixed cost is the cost that the ice cream parlor has to incur even at zero level of production। Fixed cost ये है कि वो incur करता है चाहे प्रोडक्शन जीरो लेवल पे हो, मतलब कुछ भी प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तब भी कोई ना कोई फिक्स कॉस्ट है। एंड वेरिएबल कॉस्ट वो है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि कितनी यूनिट ऑफ आइसक्रीम उसने बेची है। मतलब
भाई एक पार्लर वाले को कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुआ है तब भी उसे कुछ ना कुछ देना है ना। और बाकी तो वो वाई तो वही कॉस्ट है, जब वो जितने सेल्ड करेगा उसके हिसाब से उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट देना होगा। द पार्लर लॉन्च अ न्यू फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम एंड वांटेड टू फाइंड द फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट। एक नया पार्लर लॉन्च किया जाता है और वो कहता है कि फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट जो होगी उसकी कितनी होगी। दे फाउंड दैट देयर टोटल कॉस्ट फॉर दैट फ्लेवर वाज रुपीज इतना आफ्टर सेलिंग 150 यूनिट एंड 32500 आफ्टर सेलिंग 250 यूनिट। मतलब 27,500 150 यूनिट के बाद और 250 यूनिट बेचने के बाद 32,500। ये है। इसके आगे देखें क्या कह रहा है। फ्रेम द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट इनकर बाय स्नोडेन आइसक्रीम पार्लर फॉर द न्यू फ्लेवर इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। बस अब हमें यहां पर इसकी इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, लिख देंगे। क्वेश्चन कहां गया? हाँ ये रहा। तो फिक्स कॉस्ट जो कि एक्स है वो देनी है, प्लस जब वो 150 आइटम सेल कर देता है तब उसको कितना पैसा मिल रहा है? 27,500। तो एक एक को बेचने के वाई, 150 को बेचने के 150 वाई, टोटल कॉस्ट 27,500, इक्वेशन 1। दूसरा फिक्स कॉस्ट एक्स प्लस 250 यूनिट सेल करने के बाद 32,500, इक्वेशन 2। ये आ गई। ये तो मेरा पहला पार्ट क्लियर हो गया। फॉर द फ्रेम द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट इनकर बाय स्नोडेन आइसक्रीम पार्लर फॉर द न्यू फ्लेवर इन टर्म्स ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, चलिए दूसरा देखेंगे। फाइंड द फिक्स कॉस्ट इनकर बाय द आइसक्रीम पार्लर। फिक्स कॉस्ट और तो वो मांग रहा है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स प्लस 150y इज इक्वल टू कितना था? 27,500 32,500। ठीक है, 27500 और 250y के लिए 32500। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस 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 कैंसिल, 150 माइनस 250 माइनस का 100y, ये भी माइनस का आएगा। 32,500 32 27 27 और 5 32 माइनस का 5,000 माइनस का 5,000। 32,500 में से 27,000 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 5,000। कैंसिल कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई? 50। अब y को उठा के यहां लगा दो। पुट y इन इक्वेशन 1। यहां लगाओगे तो ये हो जाएगा x प्लस 150 इंटू वाई की जगह 50 इज इक्वल टू 27,500। तो x प्लस 225 00 27,500। तो x इज इक्वल टू 27500 माइनस 22500। 27,000 माइनस 22,000, 27 माइनस 22 5,000 रुपया। मतलब जो इसकी फिक्स कॉस्ट है वो 5,000 है और जो इसकी वेरिएबल कॉस्ट है जो पर आइटम पर गेन करता है वो 50 रुपया है। समझ में आ गई है बात? ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका बहुत तेजी के साथ, फास्ट, जल्दी। कम ऑन। हुआ। चलिए, वेरिएबल कॉस्ट पूछा है वो हम निकाल चुके हैं। चलिए, द ब्रेक even point of a new flavor ice cream is the number of units sold at which the total cost price of the ice cream is same as the total selling price. The parlor launches another new flavor whose fixed cost is rupees 1,000 and variable cost is rupees 40 and the selling price of each unit is 60.
है ना, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स एट द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द अदर न्यू फ्लेवर। अब नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं, कितने उसने जो है सेल किए, वेरिएबल कॉस्ट दे दी है और सेलिंग प्राइस ईच यूनिट का दे दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट हमें यहाँ पर चाहिए। जैसे वहां बेच रहा था ना वो कि 150 सेल किए, तो कितना था, यहाँ पर सेलिंग प्राइस 60 रुपये जो है सेलिंग प्राइस है, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 40 है, मतलब y की वैल्यू 40 है, x की वैल्यू 10,000 है, और जो ईच यूनिट की सेलिंग प्राइस है वो 60 है। तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं मेरे बच्चों, निकाल देंगे। तो यहाँ से हमें एक चीज समझने की ये जरूरत है कि ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है, इसका मतलब क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जितना हमारा टोटल रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट के बराबर आ जाएगा, जो हमने, मतलब ऐसे समझो कि मैं आपने कोई बिजनेस शुरू किया, उसमें आपने 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है, और 10 लाख रुपए की ही आपने सेल कर दी, तो आपका जो लगाया हुआ पैसा है वो उसका लॉस नहीं हुआ, जितना लगाया उतना सब बिक गया, उतना पैसा वापस आ गया, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहां पर हमें नंबर ऑफ यूनिट एट द ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ यूनिट हमने सेल की, तो 1000, यानी कि ये 10,000 प्लस variable cost is rupees 40 and the selling price of each unit is rupees 60। तो ये तो हमारा था जो हमने यहाँ पर फिक्स अमाउंट जो हमने रखा हुआ था। वेरिएबल कॉस्ट इज रुपीज 40 एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट इज रुपीज 60। ठीक है, बस यहाँ से एक इक्वेशन, तो यहाँ से हमारा 10,000 ये फिक्स हो गया, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हो जाएगी हमारी 40x, और कितने यूनिट सेल किए हैं उसने, 60 इंटू एक्स, 40x प्लस 60x। तो ये तो था हमारा टोटल रेवेन्यू, और ये हमारी टोटल सेलिंग प्राइस, मतलब जो हमने सेल किया है वो ये है। तो सेल किसके बराबर हो गई, रेवेन्यू के बराबर हो गई। तो 10,000 इज इक्वल टू 60 माइनस 40, 60x माइनस 40x, तो ये 10,000 इज इक्वल टू 20x, ये कैंसिल, 2 10 500, मतलब उसने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स एट द ब्रेक, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट उसने सेल किए नए फ्लेवर के, 500 यूनिट उसने सेल किए नए फ्लेवर के, जिससे उसको ना प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। तो ब्रेकिंग पॉइंट मतलब टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस, जो आपने बेचा जो आपने लगाया, दोनों बराबर, कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात थी, बाकी सब आसान था। अगर ये नहीं पता होता तो फिर हम इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते, है ना। हो गया, चले आगे, चलिए क्वेश्चन खत्म, बात खत्म, यही थी हमारी इसकी कहानी। ठीक है, तो आज का ये हमारा लीनियर इक्वेशन वाला, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको हमने निपटा दिया है। कोई भी क्वेरी, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई दिक्कत आई होगी। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, किसी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई लग रहा है कि सर ये पॉइंट छूटा है या ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप बता सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि सर ये वाला तो पॉइंट आप दोबारा से बता दीजिए, तो दोबारा बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा आप पढ़िए, जाएंगे पढ़ेंगे देखेंगे तो कुछ मिलेगा, समझ में आएगा, और हो सकता है कि कोई चीजें ऐसी मिले जिन्हें दोबारा समझना पड़े, लेकिन ये तभी होगा जब आप खुद से इसको जाकर देखेंगे। तो इसलिए प्लीज जाइए और इसको जाकर पढ़िए, देखिए, इस पर और क्वेश्चन लगाइए मेरे बच्चों। फिर देखिए, बहुत
टफ क्वेश्चन नहीं है, बस क्या है कि उसने थोड़ा लेवल बढ़ा दिया और लैंग्वेज थोड़ी सी उसने टफ कर दी है, क्योंकि देखिए हमने ब्रेक इवन पॉइंट देखा, ब्रेक इवन पॉइंट हमें पता ही नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमें नहीं पता है तो फिर हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो इसमें एक नई टर्म यूज की, ब्रेक इवन पॉइंट, नया, बाकी सब बहुत आसान है। तो अगर ब्रेक इवन पॉइंट नहीं पता है तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारा मसला ब्रेक इवन पॉइंट से, कितना के ब्रेक इवन पॉइंट ये बताता है कि रेवेन्यू और सेल बराबर है। तो रेवेन्यू तो पता है हमें क्या है, सेल भी पता है, लेकिन बराबर कैसे करेंगे? क्योंकि हमें यही नहीं मालूम कि वो क्वेश्चन में ही यही कह रहा है। तो इसीलिए नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, नई नई क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मजा आ रहा है। इसी तरह के और क्वेश्चन देखने के लिए आप जो है ना क्वेश्चंस को और लगाते रहिए, मजा आएगा करने में। ठीक है, चलिए जब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।